हेलो दोस्तों, क्रैक यूपी बोर्ड एग्जाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है मेरे क्लास 12th के प्यारे भाई और बहनों के लिए। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली हैं। ये टॉपिक लगातार बोर्ड परीक्षा में पूछेगा टॉपिक है और इस साल 2026 में भी ये टॉपिक 100% बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, क्योंकि ये टॉपिक आपके लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और ये रिपीट भी हुए हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं। वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए बिना देरी करे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है बहुभ्रूणता। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये बोर्ड एग्जाम 2025 में 2 सेटों में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बहुभ्रूणता किसे कहते हैं या बहुभ्रूणता पर टिप्पणी लिखिए। इस टाइप से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है और ये लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है और इस साल 2026 में भी ये पूछा जाएगा। तो किसे कहते हैं बहुभ्रूणता? एक बीज से अधिक भ्रूण पाए जाने या बनने को बहुभ्रूणता कहते हैं। बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा है जिससे कि आपको याद करने में आसानी है। क्या लिखा है कि एक बीज से अधिक भ्रूण, मतलब एक बीज है उससे अधिक भ्रूण पाए जाने या बनने को बहुभ्रूणता कहते हैं। जैसे नींबू, अब नींबू का जो बीज होता है उस बीज को अगर हम पौधे में लगाएंगे, उसको बोएंगे तो इससे क्या हो जाएंगे, अधिक भ्रूण निकलेंगे। जैसे एक बीज आप गड़ा देंगे तो उससे क्या होगा, नींबू का पेड़ निकलेगा, उससे हमें काफी सारे नींबू मिलने की संभावना हुई। तो यही इसमें कह रहा है कि एक बीज से अधिक भ्रूण पाए जाने या बनने को बहुभ्रूणता कहते हैं। इसका उदाहरण क्या होगा, जैसे नींबू आदि। इसकी खोज किसने की? तो इसकी खोज ल्यूवेन हॉक नामक वैज्ञानिक ने की। किसने की इसकी खोज? ल्यूवेन हॉक नामक वैज्ञानिक ने की थी। इस टाइप का क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में बन जाता है कि बहुभ्रूणता की खोज किसने की। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, तो किसने की बहुभ्रूणता की खोज? ल्यूवेन हॉक ने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% बोर्ड एग्जाम में ये पूछा ही जाएगा, तो इसको आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आसंग जनन। आसंग जनन, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट और ये भी 2025 में पूछा गया, लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आसंग जनन भी। तो आसंग जनन किसे कहते हैं? कुछ पौधों के जीवन चक्र में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। मतलब कुछ पौधों के जीवन चक्र में क्या नहीं होता? अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता तथा इनकी अनुपस्थिति में ही नए पौधे का निर्माण होता है। मतलब इन अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता और इनकी अनुपस्थिति में ही नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को आसंजनन कहते हैं और इसकी खोज किसने की? इसकी खोज विंकलर नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो ये सब आपको याद रखना चाहिए कि आसंजनन की खोज किसने की, बहुभ्रूणता की खोज किसने की, क्योंकि ये एमसीक्यू में क्वेश्चन बन जाता है। कभी कभी 1 नंबर में भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आसंजनन किसे कहते हैं? कुछ पौधों के जीवन चक्र में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है तथा इनकी अनुपस्थिति में ही नए पौधे का निर्माण हो जाता है। इस प्रक्रिया को आसंजनन कहते हैं और इसकी खोज विंकलर ने की थी। जैसे नींबू और नागफनी आदि, ये किसके उदाहरण? आसंजनन के उदाहरण। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छोड़ना नहीं है। 2025 में ये पूछा गया और लगातार बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है अनिषेक फलन। अनिषेक फलन, इसमें क्या लिखा, इसके नाम में ही लिखा रहा है अनिषेक फलन, जिसमें क्या है? बिना निषेचन के। अनिषेक मतलब बिना निषेचन के। ठीक है, बिना निषेचन के फल का निर्माण क्या कहलाता है? अनिषेक फलन कहलाता है। तो बस इसमें ही नाम में ही निकल रहा है, अनिषेक फलन में ही निकल रहा है कि अनिषेक, बिना निषेचन के फल का निर्माण। तो किसे कहते हैं अनिषेक फलन? वह क्रिया जिसमें बिना निषेचन के, मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के फल बन जाता है, अनिषेक फलन कहलाती है। ठीक है, वह क्रिया जिसमें बिना निषेचन के फल बन जाता है अनिषेक फलन कहलाती है। ठीक है, जैसे केला, अंगूर, इसमें क्या है? इसमें निषेचन नहीं होता है। तो ये किसके उदाहरण है? अनिषेक फलन के। जैसे केला और अंगूर आदि अनिषेक फलन के उदाहरण होते हैं। और ये फल कैसे होते हैं? बीज रहित होते हैं। केला में भी बीज नहीं होता, ना ही अंगूर में बीज होता है। ठीक है, तो ये फल बीज रहित होते हैं। ऐसे फल का विकास ऑक्सिन पादप हार्मोन्स के प्रभाव से होता है। किससे होता है ऐसे फल का विकास? ऑक्सिन पादप हार्मोन्स के प्रभाव से
होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में ये भी पूछा जाता है और ये भी 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। आज की इस वीडियो में जितने भी हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन और लगातार बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए, तो इन क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। बाकी हमने बायो की एक इम्पॉर्टेंट प्लेलिस्ट बनाकर आपके लिए तैयार कर दी, जिसमें आपको 2026 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डाल दिए, तो वो प्लेलिस्ट आपको जरूर से देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने डाल दी है। पूरी प्लेलिस्ट अगर आप देख लेते हो उससे आपके काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो जाते हैं और हमने संपूर्ण बुक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की भी वीडियो बना दी और इसकी वीडियो का हम थंबनेल यहाँ पर लगा देंगे, उसकी अलग से लिंक हम डाल देंगे। ठीक है, तो वो वीडियो भी आपको देख लेना है, उसमें हमने जितने भी टॉपिक बताए अगर आप उतने टॉपिक तैयार कर लेते 100% आप 70 में से 65 प्लस आराम से स्कोर कर लेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है आपका टेपिटम। टेपिटम बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में ये बहुत बार पूछा गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है और 100% ये बोर्ड 2026 में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेना। बाकी आज की इस वीडियो में जितने भी आपको क्वेश्चन करवाएंगे वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो छोड़ना तो आपको एक भी टॉपिक नहीं, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज की इस वीडियो में जितने भी आपको टॉपिक करवाएंगे। ठीक है, तो एक भी टॉपिक आपको छोड़ना नहीं और इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। ठीक है, तो टेपिटम किसे कहते हैं हमने बहुत ही इजी भाषा में आपको समझाया जिससे कि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो, तो इन सारे क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए और तैयार कर लीजिए। टेपिटम किसे कहते हैं, लघु बीजाणु की सबसे भीतरी परत टेपिटम कहलाती है। लघु बीजाणु की सबसे अंदर वाली जो परत होती है वो टेपिटम होती है। ठीक है, तो क्या लिखा, लघु बीजाणु की सबसे भीतरी परत टेपिटम कहलाती है और इस परत की जो कोशिकाएं होती हैं वो विकसित होते परागकणों को पोषण प्रदान करती हैं। क्या करती हैं, इस परत की जो कोशिकाएं होती हैं वो विकसित होते परागकणों को पोषण प्रदान करती हैं। ठीक है, उसके बाद लिखा है यह परागकणों की बाह्य चोल के निर्माण में भी सहायता करती है और क्या करती है, बाह्य चोल के निर्माण में भी सहायता करती है। ठीक है, तो ये था टेपिटम, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको जरूर से जरूर तैयार करना, बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा है। आपको बायोलॉजी रटनी नहीं, उसे समझनी है कि इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। बायोलॉजी रटने वाला सब्जेक्ट नहीं, इसे समझिए और अपनी भाषा में बना के लिखिए, मतलब थोड़ा समझ समझ के लिखिए, रटिए मत इसको। ठीक है, रटने से कुछ नहीं हो जाएगा, रटेंगे तो आप भूल जाएंगे, अगर आप समझ के टॉपिक तैयार करेंगे तो आप इजिली लिख भी पाएंगे। ठीक है, तो टॉपिक को समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है डाउन सिंड्रोम। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये 2025 में 2 सेटों में पूछा गया। डाउन सिंड्रोम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो ये 2025 में 2 सेटों में पूछा गया। तो डाउन सिंड्रोम किसे कहते हैं या डाउन सिंड्रोम पर टिप्पणी लिखिए, इस टाइप से पूछा जाता है। किसी किसी में ऐसे पूछ ले कि मांगोलिक किसे कहते हैं, तो डाउन सिंड्रोम मिल जाए, मांगोलिक मिल जाए या मांगोलिच मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, आपको आंसर एक ही लिखना है। ठीक है, इसे हम लोग डाउन सिंड्रोम भी बोलते हैं, मांगोलिक भी बोलते हैं या हम लोग मांगोली जड़ता भी कहते हैं। ठीक है, तो किसे कहते हैं डाउन सिंड्रोम, लैंगडन डाउन ने इस सिंड्रोम का अध्ययन किया। किसने किया, आपको याद होना चाहिए, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पीय में पूछा जा सकता है। तो ऐसे पूछा जाए कि डाउन सिंड्रोम का अध्ययन किसने किया, आपको 4 ऑप्शन दे देगा। तो डाउन सिंड्रोम का अध्ययन लैंगडन डाउन ने किया था। तो कैसे लिखेंगे हम, लैंगडन डाउन ने इस सिंड्रोम का अध्ययन किया। इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 47 होती है। वैसे नॉर्मली 46 होती है, बट इसमें कितनी होती है, 47 होती है। ठीक, तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या 47 होती है। चेहरा मांगुलों के समान होता है, जीभ मोटी, आंखें तिरछी, मस्तिष्क अल्प विकसित तथा कद जो होता है छोटा होता है। ठीक है, तो ये इसके क्या है लक्षण है, चेहरा कैसा दिखता है, मांगुलों के समान दिखता है, जीभ मोटी होती है और आंखें तिरछी होती हैं, मस्तिष्क जो होता है अल्प विकसित होता है तथा कद क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, मांगुली जड़ता कहते हैं और ये प्रत्येक 700 बच्चों में से एक में पाया जाता है। प्रत्येक 700 बच्चों में से ये एक में पाया जाता है। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसमें गुणसूत्रों की संख्या 47 होती, चेहरा मांगुलों के समान, जीभ मोटी, आंखें तिरछी, मस्तिष्क अल्प विकसित तथा कद छोटा होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, डाउन सिंड्रोम कहते हैं तथा इसे हम मांगुली जड़ता भी कहते हैं। आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं, या तो आपको ये सही लगे तो ये लिख लीजिए। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे आपको जरूर से जरूर तैयार करना है, क्योंकि ये लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन और 25 में ये 2 सेटों में पूछा गया और ये लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है। डाउन सिंड्रोम पर टिप्पणी लगातार पूछी गई है। आप 2025 के 24 के सेट उठा के देखें तो डाउन सिंड्रोम आपको जरूर मिलता है, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये आज की वीडियो में जितने भी आपको टॉपिक कराए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये लगातार आते हैं, तो इनको आपको छोड़ना नहीं। इसलिए आज की इस वीडियो में जितने भी हम टॉपिक करा रहे हैं ये लगातार बोर्ड परीक्षा में पूछे गए टॉपिक है और ये 2026 में भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इन टॉपिक को आपको छोड़ना बिल्कुल नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका सहभोज्यता। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। ये लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया और ये 2025 में भी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 2 नंबर में ये पूछ लिया जाता है कि सहभोज्यता किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं सहभोज्यता? सरल भाषा में समझिए, जब 2 जीवों के बीच संबंध होता है तो एक जीव को लाभ होता है और एक जीव को ना तो लाभ होता है ना ही हानि होती है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? सहभोज्यता कहते हैं। क्या कहा कि जब 2 जीवों के बीच संबंध होता है तब एक जीव को क्या होता है? लाभ होता है और एक जीव को ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होती है, तब इसे हम लोग बोलते हैं सहभोज्यता। ठीक है, तो समझ गए कि सहभोज्यता किसे कहते हैं। तो कैसे लिखना होगा? जब 2 भी जीवों के बीच ऐसा संबंध होता है कि एक जीव को फायदा होता है जबकि दूसरे जीव को ना तो फायदा और ना ही नुकसान होता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए जबकि दूसरे जीव, ठीक है, जबकि दूसरे जीव को ना तो फायदा और ना ही नुकसान होता है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सहभोज्यता कहते हैं। ठीक है, यह एक सहजीवी संबंध है, जैसे आर्किड और आम का पेड़ क्या है? सहभोजिता। इनके बीच कैसा संबंध होगा? सहभोजिता वाला संबंध। आर्किड और आम का पेड़, आर्किड को लाभ होता है और आम के पेड़ को ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होती, सहभोजिता कहलाती। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है सहभोजिता, और सारे क्वेश्चन ने आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखवाए। तो ये सारे क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बाकी अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो फ्री आपको टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। उसके लिए क्या करना होगा? आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना होगा, आपको इसकी पीडीएफ तुरंत अपलोड करवा दी जाएगी। ठीक है, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं। अगर आपको डायरेक्टली बात करनी तो इंस्टाग्राम का आपको पेज फॉलो कर लेना है, उसकी आईडी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या तो आपको यूट्यूब के बायो में लिंक मिल जाएगी, जाकर वहां फॉलो कर लीजिए। वहां पर आप डायरेक्टली जो भी डाउट हो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे एक और अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में। ये वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।